नमस्कार, मिड कैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबई। शो में हम तमाम मिड कैप स्टॉक्स की चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि मिड कैप स्टॉक्स में एक्चुअली करना क्या है और किस तरह का एक्शन देखने मिल रहा है। साथ ही साथ हमारे एक्सपर्ट्स के साथ भी आपको जोड़ेंगे, हमारे टेक्निकल गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, एंजल वन से राजेश भोसले, और साथ ही साथ ऑप्शंस का चैंपियन और मिड कैप के महारथी, ये भी आपको बताएंगे इस शो के दौरान। लेकिन इसके पहले एक काम करते हैं कि मार्केट का चेक ले लेते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो लाल निशान में कारोबार देखने मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो अक्रॉस बोर्ड आपको आज फिर से एक बार लाल निशान में कारोबार देखने मिलेगा। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, हर जगह अगर आप देखेंगे तो गिरावट देखने मिल रही है और ऊपरी स्तर से गिरावट है। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो कल सेकेंड हाफ में निचले स्तर से रिकवरी देखने मिली थी और करीब करीब 2:30 बजे के आसपास निफ्टी हरे निशान में आ गया था। उसके बाद थोड़ी बहुत कमजोरी आई, लेकिन हाँ, रिकवरी अच्छी थी कल सेकेंड हाफ में। आज अगर आप देखेंगे तो ऊपरी स्तर से थोड़ी बहुत गिरावट जो है वो बाजार में देखने मिल रही है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि आज रेंज अगर आप देखेंगे तो रेंज थोड़ी छोटी है यहाँ पे, क्योंकि 23,537 के आसपास अगर आप देखेंगे तो आज लो बनाया है और 23,690 के आसपास जो है वो आज हाई बनाया है। यानी कि करीब करीब 140-150 पॉइंट के आसपास की रेंज में आज निफ्टी जो है वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और कल अगर आपने देखा होता तो 200-300 पॉइंट की रेंज के आसपास जो था वो ये ट्रेड था। तो रेंज थोड़ी छोटी है, लेकिन हाँ, फिर से वही है कि मार्केट किसी भी लेवल पे टिकने में यहाँ पे कामयाब नहीं हो रहा है और लगातार हम देखते हैं कि जैसे तेज़ी आती है कोई ना कोई ऊपर से बिकवाली आ ही जाती है। हालांकि हाँ, अभी केवल फर्स्ट हाफ हुआ है, सेकेंड हाफ में देखेंगे कि किस तरह का ट्रेंड जो है वो देखने मिल रहा है। जहाँ तक मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ करीब 0.4% के आसपास की गिरावट, यानी कि करीब 250 अंकों के आसपास की गिरावट जो है यहाँ मिड कैप इंडेक्स में देखने मिल रही है। लेकिन आज का अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर या फिर सबसे चर्चित सेक्टर अगर कोई है तो वो ये केमिकल वाला सेक्टर है, क्योंकि जो दाम बढ़ने की बातें कही जा रही है, क्योंकि यूएस में एक कंपनी है उसने कहा है कि शॉर्टेज है कुछ गैसेस की, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है आपको, खासकर एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन जैसे काउंटर्स पे। और तमाम जो बाकी भी केमिकल काउंटर्स है ना, वो भी साथ साथ में ही चल रहे हैं। अल्कलाइन अमाइंस, बजाज बालाजी अमाइंस, ऐसे टाइप के जो छोटे मजले स्टॉक्स है वहाँ पे भी तेजी है, लेकिन मेन फोकस जो है एसआरएफ और नवीन फ्लोरिन जैसे स्टॉक्स पे है। इसके अलावा मन्नपुरम फाइनेंस को देखिएगा, जो खबर आई कि आशीर्वाद के जो बैन लगाया था वो हटाया गया है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ देखने मिल रहा है और मन्नपुरम फाइनेंस आज काफ़ी बेहतरीन तेज़ी में है। साथ ही साथ ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियां कल तेज़ी में थी, आज मुनाफा वसूली है। ऑयल इंडिया को आप देख लीजिएगा, करीब 6-7% के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने मिल रही है। और हाँ, एक सेक्टर एफएमसीजी, इस पर नज़र रखेगा। लगातार 3 दिनों से एफएमसीजी सेक्टर में अच्छी खासी तेज़ी है। कोलगेट कल भी रिकमेंड किया गया था इसी चैनल पे, आज एक फॉलोअप बाइंग आपको कोलगेट में देखने मिलेगी और बेहतरीन तेज़ी इस काउंटर में भी देखी जा रही है। लेकिन चलिए, ये तो हाल है मार्केट का। टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं मार्केट के और कैसे ट्रेड करना है मार्केट को बेसिकली, ये आपको बता देते हैं। और इसको बताने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं। एंजल वन से राजेश भोसले जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पे। सर, कैसा लग रहा है मार्केट, क्योंकि किसी भी लेवल पे टिक नहीं रहा है, तो किस तरह का ट्रेंड आपको दिख रहा है? यहाँ से तेज़ी होगी या फिर दूर रहे मार्केट से मंदी का ऑर्डर है? जी नमस्कार वरुण जी। यस, आपने काफी राइटली पॉइंट आउट किया है कि मार्केट जो है कोई भी लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर आप चार्ट्स को देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन में प्राइजेस जो है ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे हायर लेवल्स पे भी सस्टेन नहीं कर रहा है। और नीचे में अगर आप देखें तो कल भी हमने देखा था कि सेकेंड हाफ में काफी अच्छी रिकवरी आई थी। तो कहीं ना कहीं 23,450, 23,500 एक काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। एंड ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो इंट्राडे के हिसाब से 23,700, 23,750 एक रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करता, इसी रेंज में मार्केट रह सकता है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, आप देखेंगे तो बजट के लिए सिर्फ 15 ट्रेडिंग सेशंस है और हम देख रहे हैं कि थीमेटिक मूव्स काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आपने हाईलाइट किया कि एफएमसीजी स्पेस हुआ या फिर केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक्स हुआ, ऑटो स्पेस में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन है। तो ये सलाह होगी कि कोई भी डिप आता है तो इस डिप में जो थीमेटिक मूव्स है तो उस पर फोकस कीजिए, वहां पे आपको अच्छी कमाई बन के आ सकती है। निफ्टी पे आपको लेवल्स जो है वो इंपॉर्टेंट कौन से हैं और किस तरह ट्रेड करना है ये बता दिया गया है। लेकिन देखिए, आज काफ़ी सारे स्टॉक्स फोकस में है। एसआरएफ को देख लीजिएगा, क्योंकि अमेरिका में जो रेफ्रिजरेंट गैस है उसकी कीमतें बढ़ने से केमिकल शेयर जो है उसमें अच्छा खासा उछाल देखने मिला है। इनफैक्ट
SRF और नवीन फ्लोरिन को अगर आप देखेंगे तो इन शेयर्स में करीब करीब 10% से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो देखने मिली है। दूसरा कोलगेट, जैसे कि मैं हाईलाइट कर रहा था कि काफ़ी बेहतरीन तेज़ी कल भी थी, कल हमारे चैनल पर रिकमेंड भी किया गया था। कोलगेट देखिए आज भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। लेकिन साथ साथ अगर आप ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियाँ देखेंगे, नहीं माफ़ कीजिएगा, बाकी FMCG कंपनियाँ देखेंगे तो वहाँ पे भी अच्छी खासी आपको खरीदारी देखने मिल रही है। भले मेरिको हो या फिर बाकी FMCG कंपनी हो, करीब 1 से 3% के आसपास की तेज़ी यहाँ पे है। और मन्नमपुरम फाइनेंस, RBI से जो राहत मिली है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस को, ब्रोकरेज हाउसेस ने भी अपग्रेड किया है, प्राइस टारगेट्स बढ़ाए हैं, बुफा ने बढ़ाए हैं, जेफरीज ने बढ़ाए हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है यहाँ पे मन्नमपुरम फाइनेंस में देखने मिल रहा है। और आज ये स्टॉक जो है वो भी काफ़ी बेहतरीन तेज़ी दिखा रहा है। तो ये वो स्टॉक्स है जहाँ पे तेज़ी है। लेकिन एक बार भोसले जी से थोड़ा FMCG सेक्टर पे चर्चा कर लेते हैं। भोसले जी, FMCG सेक्टर पिछले 2-3 दिनों से अच्छा चल रहा है और खासकर कोलगेट का स्टॉक देखिए लगातार ये तेज़ी में है। कोई राय है आपकी पूरी FMCG सेक्टर और खासकर कोलगेट के स्टॉक पे? देखिए डेफिनेटली यस, लास्ट एक वीक से FMCG स्पेस में काफी अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है एंड हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से जो है फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो कोई भी जो डिप है, डिप में बाय की रणनीति होगी। कोलपाल का भी अगर आप स्टॉक देखें तो आपके न्यूज चैनल पे कंटिन्यूसली हाईलाइट हो रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के बाद। तो कोलपाल में यहाँ से भी फर्दर ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। कोलपाल का अगर आप 200 DMA देखें तो कहीं ना कहीं 3100 के आसपास है। हम एक्सपेक्ट करें वो लेवल जो है रिसेंट में टेस्ट हो सकते हैं, तो डिप में बाय करने की सलाह होगी। अभी यहाँ पे जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो है अराउंड 2850 के आसपास एंड जो लक्ष्य यहाँ पे बन के आ रहा है वो होगा 3100 का। 100 के लेवल भी जो है वो आपको कोलगेट में देखने मिल सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन तेज़ी जो है FMCG स्टॉक्स में देखने मिल रही है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्चुअली अब वक्त हो चुका है 3 घंटे के ट्रेड जानने का। चलिए राजेश जी से जानते हैं कि अगले 3 घंटे में कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, कौन से स्टॉक्स है जहां पे दाव लगाना चाहिए। राजेश जी बताएं। देखिए पहला जो रिकमेंडेशन है वो है पेन स्टॉक्स पे। आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल फॉल के बाद ये स्टॉक्स में थोड़ा सा एक बेनिफिट आएगा एंड यहाँ से एशियन पेंट जो है एक रिवर्सल साइंस दिखा रहा है। काफी समय के बाद ये जो अपना 20 डे EMA है उसको ब्रेक कर रहा है एंड हमने देखा था कि कल के 17 से बर्जर पेंट में ऑलरेडी काफी अच्छा ट्रैक्शन है एंड एशियन पेंट्स में काफी अच्छा फॉलोअप मूव देखने को मिल सकता है। तो एशियन पेंट्स यहाँ पे काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो 2300 के स्टॉप लॉस से काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। 2450 का टारगेट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और दूसरा जो काउंटर है वो है जाइडस लाइफ। यहाँ पे एक डिफेंसिव प्ले जैसा मैं यूज करूंगा जाइडस लाइफ को। स्टॉक जो है न्यूज में भी है एंड काफी समय के बाद एक रेंज ब्रेकआउट जाइडस लाइफ में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे काफी अच्छे वॉल्यूम्स भी पिकअप किया है, तो जाइडस लाइफ को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। यहाँ से जो टारगेट बन के आ रहे हैं वो होंगे जाइडस लाइफ का टारगेट होगा यहाँ पे 1080 का एंड जो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको रखना है वो होगा 990 का। तो 2 स्टॉक्स है जहां पे खरीदारी की सलाह है और दोनों के दोनों डिफेंसिव सेक्टर से। आप देखिए एक तो एशियन पेंट्स, FMCG सेक्टर वैसे भी अच्छा कर रहा है तो यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 2450 का लक्ष्य है और 2300 के आसपास के रखने स्टॉप लॉस। और दूसरा है जाइडस लाइफ, फार्मा सेक्टर से है और नमूरा की रिपोर्ट भी आई है, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 1080 का लेवल देखने मिल सकता है, 990 के आपको रखने हैं स्टॉप लॉस। तो 2 स्टॉक्स है जहाँ पे आपको खरीदारी की है सलाह। लेकिन एक और स्टॉक है जो कि आज काफ़ी फोकस में है और वो है TCS, क्योंकि आज जो है वो TCS के तीसरे तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। कैसे रहेंगे नतीजे, पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अंश। बताइए कैसे रहने वाले हैं TCS के नतीजे।
अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो रेवेन्यू से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे एक हल्की बढ़त करीबन 0.7% की एक्सपेक्ट की जा सकती है, जिसके चलते रेवेन्यू लगभग 64,750 करोड़ के आसपास आ सकता है। अब अगर सेम हम डॉलर टर्म्स में देखें रेवेन्यू, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सपाट रहने की उम्मीद की जा सकती है, जो कि लगभग 7.67 बिलियन डॉलर्स के आसपास की रह सकती है। अब कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे हल्का 0.2% की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो पैट की बात करें तो यहाँ पे अच्छा 4.8% का अच्छा बढ़त होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि पहले 11,909 करोड़ का था और अब बढ़कर 12,490 करोड़ का हो सकता है। इसके साथ साथ बात करते हैं कि और क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ पे की जा सकती है। तो अगर सीजनैलिटी डेटा देखें तो Q3 यूजुअली आईटी के लिए स्लो रहते हैं, क्योंकि काफ़ी छुट्टियाँ होती है, क्रिसमस का टाइम रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा ग्रोथ यूजुअली स्लो ही रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे मेन आज का फोकस रहेगा BSNL की कॉन्ट्रीब्यूशन पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, थोड़ा कम, जिसके वजह से एक्चुअली मार्जिन्स को भी सपोर्ट मिलने की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही साथ हेल्थ के क्लाइंट्स की बात करें तो उनके जो इश्यूज है वो नॉर्मलाइज होने की उम्मीद की जा सकती है। तो डील विन का अगर रेंज देखें तो 7 से लेकर 9 बिलियन डॉलर्स के बीच का हो सकता है। अब फ्यूचर आउटलुक के हिसाब से यहाँ पे कहाँ नजर रखे, तो यहाँ पे कुछ चार्ट पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैनेजमेंट का डिमांड पर कमेंट्री क्या है, जिसके चलते आने वाले ट्रेंड का एक अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरा, यूरोप, यूके और हेल्थ के सेगमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है। तीसरा, हेडकाउंट कैसा आ सकता है। लास्ट 2 क्वार्टर में देखें तो नेट एडिशन था। और चौथा, यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है एट्रिशन का। यहाँ का ट्रेंड कैसा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर से ये 12 से 13% के आसपास का रहा है। तो इससे एक अच्छा फ्यूचर आउटलुक पता चल सकता है। चलिए, तो ये है TCS से उम्मीद है, नज़र रखिएगा। आज आफ्टर मार्केट जो है वो इस कंपनी के नतीजे आएंगे और हम आपको पूरा विश्लेषण करके बताएंगे कि नतीजे कैसे आए हैं। तो ये काम करते हैं, एक बार राजेश जी से पूछ भी लेते हैं कि TCS का चार्ट क्या कह रहा है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। राजेश जी, TCS कल तेजी में था, आज थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ देखने मिल रही है। चार्ट्स क्या कह रहे हैं और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पे नजर रखना चाहिए? देखिए, फिलहाल TCS जो है एक नो ट्रेडिंग जोन में है, 200 DA में के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। बट खबरों का रिजल्ट के बाद अगर ये 4200 क्रॉस करता है, देन उसके बाद काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक ओवरऑल सपोर्ट पे है। ऑन द लोअर साइड अगर आप देखें तो 3900 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है। हमने देखा था कि जुलाई मंथ में 3900 से काफी अच्छी रैली हुई थी, एंड उसके बाद हम देख रहे हैं कि नवंबर मंथ में भी एक बाउंस बैक आया था 3900 के आसपास। तो रिजल्ट के बाद 3900 लोअर साइड में काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, एंड ऑन द हाई साइड 4200 एक की रेजिस्टेंस रहेगा, जिसके ऊपर स्टॉक में काफी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये राय आती हुई TCS पे लेवल्स इंपॉर्टेंट है, नज़र रखिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले वॉलेटाइल रह सकता है ये स्टॉक। चलिए, TCS पे तो चर्चा हो गई, लेकिन ज़्यादा चर्चित स्टॉक की और वो है मन्नपुरम फाइनेंस। मन्नपुरम फाइनेंस के स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो आज काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिल रही है। हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ी बहुत गिरावट स्टॉक में आ चुकी है, क्योंकि शुरुआत में करीब 5-6% के आसपास की तेज़ी थी। अब ये तेज़ी केवल 1-1.25% के आसपास रह चुकी है। लेकिन इस तेज़ी की वजह क्या है, क्यों इतना बस कर रहा है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, बताइए। जी हाँ, तो आज के दिन में मनप्पुरम फाइनेंस पे काफ़ी अच्छा फोकस बना रहा और इसका मेन रीज़न ये है कि आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, जो कि मनप्पुरम की एक सब्सिडरी है, उसके ऊपर RBI ने जो भी बैन लगाया था वो अभी लिफ्ट कर दिया है। RBI की तरफ से ये जो बैन लिफ्ट हुआ है, उसके बाद अभी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस पहले जैसे ही जो भी बिजनेसेस है वो कर सकता है। अगर हम बात करें मनप्पुरम फाइनेंस का, तो ऑलमोस्ट 97% स्टेक जो है वो मनप्पुरम फाइनेंस का है फिलहाल आशीर्वाद फाइनेंस में। और आशीर्वाद फाइनेंस की बात करें तो MFI में एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, जिसके कस्टमर्स जो है वो बॉटम ऑफ द पिरामिड को सर्व करते हैं। अगर हम बात करें फाइनेंशियल्स की, तो पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि आशीर्वाद फाइनेंस का ग्रोथ जो है वो अराउंड 27% रहा है, अगर हम AUM की बात करें तो। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की, तो आशीर्वाद जो है वो लगभग 21% प्रॉफिट का जो था मनप्पुरम को कंट्रीब्यूट करता था। इसी के साथ साथ अगर हम Q2 की ही बात करें तो कहीं पे जो प्रॉफिटेबिलिटी था उसमें 13% का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन था वो आशीर्वाद की तरफ से था मनप्पुरम के लिए। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि जैसे ही ये बैन आया था, तभी ब्रोकरेजेस की तरफ से ये जो टारगेट प्राइस है मनप्पुरम फाइनेंस की वो कट कर दी थी। बट अभी जैसे ये बैन हट गया है, ब्रोकरेजेस की तरफ से भी एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें बैंक ऑफ अमेरिका, वहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस रेज किया है 235 रुपीज़ पे। मॉर्गन स्टैनली ने कहीं पे इक्वल वेट रखा है, बट जो स्टांस था वो थोड़ा अभी पॉजिटिव हो चुका है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें जेफरीज की, तो उन्होंने भी जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 190 रुपीज़ कर दिया है। इसके बाद हमने स्टॉक में भी देखी कि एक अच्छी तेज़ी आज के दिन में देखने को मिली थी। तो
ओवरऑल ये जो बैन हट गया है उसके सब्सिडरी के ऊपर इसके चलते हुए मनप्पुरम फाइनेंस पे हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। डेफिनेटली तो नज़र ज़रूर बनी रहेगी, और क्योंकि ये बैन हटा उसका इम्पैक्ट देखने मिला है। शुक्रिया गौरव ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन मनप्पुरम फाइनेंस में करना क्या है, एक बार राजेश जी से इसका चेक ले लेते हैं। राजेश जी, खबर के बाद स्टॉक में तेजी आई लेकिन ऊपर से गिर गया, हालांकि ये वही लेवल था 191 के आसपास का जहां से पिछले कुछ दिनों पहले स्टॉक गिरा था। तो क्या टेक्निकली वीक है इसके लिए गिर रहा है, क्या कहते हैं इसके चार्ट? देखिए वरुण जी, काफी सही हाईलाइट किया है आपने। डेफिनेटली हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। तो जिनके लॉन्ग्स है वो होल्ड रख सकते हैं। 176 के पास एक हायर बॉटम बना है तो वो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखिए। बट जैसे आपने हाईलाइट किया कि अक्टूबर से अगर आप देखें तो 190 टू 193 एक स्टिफ रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर रहा है। 4 बार ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो जब तक 190 टू 193 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए। नीचे में जिनका लॉन्ग्स है तो वो डेफिनेटली 176 के स्टॉप लॉस से होल्ड रख सकते हैं। तो ये राय आती हुई मनप्पुरम फाइनेंस में 191 का इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली है। चलिए राजेश जी से विदा लेंगे। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, शो में मार्केट पे अपनी राय देने के लिए और साथ ही साथ स्टॉक्स पे चर्चा करने के लिए। लेकिन चलिए अब वक्त हो चुका है ऑप्शंस के चैंपियन का, और ऑप्शंस के चैंपियन के लिए हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल्स की अवनी भट्ट जुड़ने वाली थी, हालांकि वो जुड़ नहीं पाई तो उन्होंने अपने कॉल्स भेज दिए हैं, तो हम आपको उसका कॉल बता देते हैं उनका। HDFC लाइफ जनवरी का 600 रुपये का जो पुट ऑप्शन है 9 से 10 रुपये के बीच में यहाँ आप खरीद सकते हैं। 20 रुपये का यहाँ पे आपको टारगेट देखने मिलेगा और 5 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखें तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि करीब करीब 11,000 रुपये के आसपास की कमाई हो सकती है, 5,500 रुपये के आसपास का नुकसान है। तो इस तरह का रिस्क रिवॉर्ड जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो HDFC लाइफ यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीदने की दी जा रही है सलाह। लेकिन हाँ, क्योंकि ये एक ऑप्शंस का ट्रेड है, FNO है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको डिस्क्लोजर देना। ये डिस्क्लोजर हम दे रहे हैं आपको कि संभाल के ट्रेड करेगा, और स्टॉप लॉस आपको काफ़ी ज़रूर रखना है क्योंकि ये FNO ट्रेड है। चलिए, तो आपको ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी भी हमने बता दी और साथ ही साथ राजेश जी ने भी आपको काफ़ी सारे कॉल्स बताए। इसी नोट पे इस शो को हम रैप अप करेंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ।